बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल इतनी कब कैसे बनते हैं, क्या है, ये बात आपको समझा चुके हैं। आज के क्लास में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है बंगाल का गवर्नर जनरल। पिछले क्लास में आपको बंगाल के गवर्नर की बात आपको समझा चुके थे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव, पलासी की लड़ाई में आपको मेन समझाए थे। दूसरा आपको बताए थे कि इसमें बक्सर की लड़ाई में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको याद है कि बक्सर में एकदम टाट डाल दिए, विल्सन टाट। इसके बाद आपको बताए थे कि फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वेरेलस्ट आपको बताए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो वेरेलस्ट था। और अंतिम आपको बताए थे कि अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको याद है वारेन हेस्टिंग्स। और वही वारेन हेस्टिंग्स के समय आपको बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और उसी के अंतर्गत एक नियम बनाया गया कि बंगाल के ही गवर्नर जनरल के अधीन बाकी सभी मद्रास और जो मुंबई के गवर्नर है वो रहेंगे। और वहीं से नाम 1773 से ये मुख्य रूप से आप जानते हो 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाए। इस समय मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसमें डेट, सिर्फ इसको ध्यान रखना, बाकी गवर्नर जनरल का डेट वगैरह याद करने की बहुत जरूरत नहीं, उतना याद नहीं हो पाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पहले नाम ध्यान रखना है। और इसमें पहला नंबर तो आपको याद रखना है कि हे कान वाले, हे कान वाले, बस इतना ही ध्यान रखना, हे कान वाले। तो हे से हो गया हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कान वाले, तो कान से हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको हे कान वाले, वाले में ध्यान रखना वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। मान जाओ तो लॉर्ड मिंटो, इसी को मिंटो प्रथम के भी नाम से जानते हैं। फिर आपको ध्यान वही रखना है कि फिर हेस्टिंग्स नहीं आएगा, लेकिन अबर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आपको ध्यान रखना है कि एम लगाना है एकदम पूरे अपने लक्ष्य पे, बिल पे। तो इसके लिए एक व्यक्ति हो गए लॉर्ड एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। और बिल पे एकदम एम लगाना है, इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बस एक काम खत्म, इतना ही के बारे में हम लोग अभी सुनने का काम करें। दिमाग में आपको एकदम दिमाग में ध्यान रखना है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स, हे कान वाले, एकदम दिमाग में से। और बाकी एक मजे की बात बता दें, ये सीक्वेंस आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, जो काम जिसने किया वो काम तुमको याद होना चाहिए। धीरे धीरे क्रम की क्रिया में याद होते जाएगा। हे कान वाले मान लो, फिर वही हे एम लगाओ एकदम बिल पे, बस इतना ही ध्यान रखना। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगर ये सीक्वेंस आपको नहीं भी याद है तो कोई परेशानी की बात नहीं। बीपीएससी में भी अरेंज करने किसी वर्ष नहीं दिया, ये नहीं है कि इसके बाद कौन है अरेंज करो, ऐसा नहीं दिया। काम मेन पूछे हुए, तो इसीलिए आपको सबसे मेन जिम्मेवारी है इनके द्वारा जो काम किया जाएगा ना, वो जो लिखाएंगे वो एकदम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अभी चल रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स। और देखो जो जो इसमें वारेन हेस्टिंग्स में जो जो इंपॉर्टेंट काम है वो मेन दिमाग में सेट करो। पहला नंबर आपको समझाए हैं कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर है। आपको कभी भी पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, सभी लोग समझ रहे होंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स हो। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इसी समय द्वैध प्रणाली समाप्त हो गई। द्वैध प्रणाली समाप्त का मतलब है कि जो बंगाल के नवाब थे उनको कहा गया कि भाई अब आप रास्ता नापिए, हम प्रशासनिक और आर्थिक दोनों काम कर लेंगे। और इसीलिए द्वैध प्रणाली भी वारेन हेस्टिंग्स के समय लास्ट कर दी। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को याद है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दो मेन काम है, एक प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर। ये देखो दोनों दिमाग में सेट रखना। पिछले दिन भी आपको समझाए थे और आपको अभी एकदम याद होते जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चूंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपको बताए थे वेरेलस्ट, और इसमें आपको बताया कि इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप जानते हो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ, जल्दी से डेट बता दो। ये तो आपको मालूम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताओ। 1775 से 82 तक।
1775 से 82 तक, बिल्कुल सही। 82 में एक संधि हुई है, जल्दी बताओ। 1782 में एक संधि हुई है, इस संधि का नाम है सालवाई की संधि। तो ये आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है कि सलवाई के संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, जनरल कौन था। तो ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय ये मुख्य काम हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब तो सब बच्चे समझ रहे हो। 1780-82 में हैदर अली गया, 2 साल और 1784, और 1784 में ही आपको याद है इसमें एक संधि हुई, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, और मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो आपसे पूछा जाए मंगलोर की संधि, सलवाई की संधि किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। अगली एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 में हुआ ही है, तो इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। और फिर एक मजेदार बात बताएं, इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। और आपको मालूम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। तो इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया। बिल्कुल कोलकाता में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट से हुआ, तो आप इसके समय कह सकते हो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब देखो ध्यान से बात को समझना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है, और पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो वारेन हेस्टिंग्स इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक नया सिस्टम था जिसका नाम आपको मालूम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो व्यक्ति एकदम इतना स्वतंत्र रहा है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन किया गया, तो इसी से वारेन हेस्टिंग्स ने पद को छोड़ दिया, और पद को छोड़ने के बाद ये लंदन चला गया। ये काफी लंबे समय तक रहा, 1773 में तो ये सोचो कि बना है किधर, और उसके बाद सोचिए कि ये मुख्य रूप से 1784 के बाद 85 में एक पद छोड़ा। तो ये मुख्य रूप से 1773 से लेके 1785 तक एक पद पे बना रहा है, तो लंबा समय। और इतने लंबे समय में इसका मेन काम क्या था, बहुत ज्यादा बंगाल में सबसे घुल मिल गया, और इसीलिए इस पर आरोप लगा कि इसने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया। तो जब यह लौट करके गया, तो इसके लौटने के बाद यह एक ऐसा मात्र गवर्नर जनरल बंगाल का है जिसके खिलाफ लंदन में महाभियोग चला, लंदन में महाभियोग चलाया गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बंगाल का वह कौन गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ लंदन में महाभियोग चलाया। तो महाभियोग का मतलब आप समझ गए कि इसके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, अगर ये महाभियोग पारित हो जाता तो इसे दंड मिल जाता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यह महाभियोग में निर्दोष सिद्ध हुआ, निर्दोष सिद्ध हुआ कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं। बिल्कुल देखो जो एक और लिख रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स में, पंचवर्षीय ठेका, ये भी बिल्कुल सही है। तो पंचवर्षीय ठेका, 1 वर्षीय ठेका, दोनों की बात करेंगे, दोनों ही ठीक ठाक है। तो अब आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद करने योग्य है उसको सुनो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसमें वारेन हेस्टिंग्स में जो ये लाइन लिखाए हैं ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ऊपर नीचे क्रोनोलॉजी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अब एक बार बोलेंगे तो दिमाग में आपका बैठ जाए। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इसने द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट दोनों इसके समय आया। पिट्स इंडिया एक्ट के अगेंस्ट ही इसने अपना पद छोड़ दिया और लंदन में इसके खिलाफ महाभियोग चला, बाद में निर्दोष सिद्ध हुआ, और इसी ने अपना भू राजस्व के लिए पंचवर्षीय ठेका प्रारंभ। तो अब हम समझते हैं कि एक बार अगर इसको हटा भी दे तो आप तुरंत कहोगे कि सर एकदम याद है, इसमें तो कुछ भार ही हमको नहीं पड़ा। एकदम याद है, इसमें कोई भार नहीं पड़ा। देखो अभी जस्ट हम बोलेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और इसी के समय लंदन में महाभियोग इस पर चला और यह निर्दोष सिद्ध हो। तो अभी इस चीज को देखो, बिल्कुल अगर अभी याद हो गया तो इसको अपने से लिखिए, तब जाकर के आपको अपने से लिख लीजिएगा तो लंबे दिन तक याद है। 2 संधि आपको ये भी आपको बताया कि 2 संधि, सलवाई की संधि और मंगलोर की संधि, दोनों ही वारेन हेस्टिंग्स के समय किया। अब हम समझते हैं कि यह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को शिक्षा से भी लगाव था और बिल्कुल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना किया विल्किंसन द्वारा, गीता का अनुवाद, बाकी अनुवाद, ये सभी पढ़ाई संबंधी विकार इसके समय किया गया। जो लोग बाद में बोलते हैं वो सिर्फ एक ही कारण से बोलते हैं, आप लिखते नहीं, देख के लिखते हैं, उपलक्षण छोड़ दीजिए। अपने से हम जितना स्लो स्पीड में चलेंगे आज सिर्फ इतना ही को वर्क करेंगे, इतना जो वर्क किया उसको अपने से 3 बार लिखिएगा, बस परमानेंट याद, कभी नहीं बोलो। अब इसमें वारेन हेस्टिंग्स आपका कंप्लीट हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के बाद अब हम लोग चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद है लॉर्ड
कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस में जो आप पढ़े हो ये सबको मालूम है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप पढ़ चुके, वेरिलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी आपने देखा वारेन हेस्टिंग्स, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। यह लाइन आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। विवेक जी बिल्कुल सही आंसर दिए, 1790 से लेकर 92 तक, बिल्कुल सही आंसर। आपसे देखो तीनों ही पूछा जाएगा, बार बार दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो वेरिलस्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपको यह भी याद होगा कि ये तृतीय युद्ध टीपू सुल्तान लड़ा था, और टीपू सुल्तान से 1792 में वो हार गया था और आधा से ज्यादा राज्य गंवा दिया था। एक संधि का नाम आपको सुनाए थे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये आप पहले से भी पढ़ चुके हो, इसलिए आराम से श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि यस श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके समय हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ, एकदम आपका क्लियर होगा। और इसी के समय आपको यह भी याद होगा कि 5 वर्षीय ठेका और 1 वर्षीय ठेका को समाप्त कर दिया गया। और इसी के समय 1793 ईस्वी में आपको याद है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इसी को हम कहते हैं जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई। आपसे कभी भी पूछा जाए कि अस्थायी बंदोबस्त किसने किया, जमींदारी प्रथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में किसने किया, तो आप कहोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया, तो आपको ध्यान रखना है 1793। बिल्कुल भारतीय नागरिक सेवा के जनक कहिए, भारतीय सिविल सेवा के जनक कीजिए, पुलिस व्यवस्था के जनक कहिए, सब यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस में 3 चीजों का जनक आपसे कहा जाएगा। एक इसी को कहते हैं पुलिस सेवा के जनक। पुलिस सेवा के जनक, पुलिस सेवा का मतलब है कि दरोगा वगैरह जो पोस्ट देखा है वो सब लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा किया गया। इसी के समय सिविल सेवा के जनक है, सिविल सेवा के भी जनक यही है। और इसीलिए जो सिविल सेवा माने लोगों की सेवा वाली जो बात होती, इसीलिए यहाँ पे कई बार लिखा आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय नागरिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय नागरिक सेवा के जनक हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। तो अब रेलवे वगैरह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उन सब तो डलहौजी में जाएगा, अभी रेलवे वगैरह नहीं आया, वो सब डलहौजी के पार्ट में जाए। अभी आपको बिल्कुल दिमाग में यह रखना है कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किया, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया, पुलिस सेवा, सिविल सेवा या भारतीय नागरिक सेवा के जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब हम समझते हैं कि यह पूरा दिमाग में आपका ये भी बैठ गया होगा। दिमाग में हम बैठाए, देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कॉर्नवालिस बोले तो आपको ध्यान रखना है कि वो कॉर्नवालिस ये एक पॉलिस जैसा हो, और इसीलिए एक पॉलिस जैसा जब हो गया तो इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान हार गया, आधा से ज्यादा समाज खो दी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किया, इसी को जमींदारी प्रथा का। और आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, सब यही। एक बच्चा पूछ रहा है 85-90 में कौन था, और ये खुद 1786 से लेके, और ये 86 से ही शुरू हो जाता है और ये 1793 में ही लास्ट हो जाएगा। ये अस्थायी बंदोबस्त करके जिसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 90 में भी यही आएगा। तो अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 86 से 93 है, तो 90 बाद में इसलिए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सब डेट के फेर में मत पढ़ो, उससे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, कितना याद करो। आप केवल काम को ध्यान दो। हम जब सब हटाएं और आपसे पूछे कि हाँ जी इसमें ऐसा काम किसने किया, सलवाई की संधि किसके समय हुआ, तो आप तुरंत मुस्कुराना कि सर सलवाई की संधि और मंगलोर की संधि, ये दोनों, सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में है, मंगलोर की संधि आपको याद होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में है, और दोनों वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये वाला बात एकदम याद चले, ये मेन आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, और धीरे धीरे हो जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद जब आपसे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे तो लगेगा कि नहीं एकदम सही है, याद हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात जो आप चले, उसमें देखिए पहला नंबर वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा नंबर आपने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और तीसरा आप देखें इसमें लॉर्ड वेलेस्ली। अगला नंबर जो आएगा लॉर्ड वेलेस्ली सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि यही तो मेन नया थ्योरी लाया जिससे साम्राज्य बढ़ा है, और इसीलिए इसमें स्टार लगा दिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और लॉर्ड वेलेस्ली का बिल्कुल सभी बच्चे देखिए इनका नाम लेते ही एकदम सबको मालूम है कि इसी ने 1798 ईस्वी में एक संधि लाया था, जिस संधि का नाम था सहायक संधि, और इसी ने संधि लाया था और राजा के पास इसने संधि भेजा कि या तो सहायक संधि आप याद इसमें साइन करिए या हमसे लड़ाई कीजिए।
और इसी में आपको याद है कि सहायक संधि में सबसे पहले किसने साइन किया? तो आप सभी को याद है कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम साइन किया। और यही सहायक संधि में आप सभी को याद हो गया होगा कि 1798 में संधि है और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया है। और टीपू सुल्तान का मतलब आप सभी लोग समझ गए हैं कि टीपू सुल्तान का मतलब हो गया कि यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये सभी लोग समझ गए कि यह 1799 में है और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आपको पहले से पढ़ाया है कि हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय होगा और टीपू सुल्तान की मृत्यु लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में। तो इसका देखो दोनों डेट, जहां एकदम इंपॉर्टेंट डेट है खुद लिखेंगे, 98 सहायक संधि, 99 टीपू सुल्तान चले। और इसी के समय आपको यह भी याद होगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आप सभी को याद होगा एक संधि, बेसिंग की संधि, बेसिंग की संधि आप सभी को याद हो। और ये बेसिंग की संधि का मतलब हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप सभी को ध्यान आ गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो आप कहोगे कि लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ये बिल्कुल दिमाग में आपको सेट रहना चाहिए, 1802 से या 3 कहीं कहीं रहेगा 1805 तक ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो। बिल्कुल 1857 इसमें एक साथ हम करेंगे, इसमें पूछा जाएगा सहायक संधि कब किसने अपनाया, एक साथ उसको भी कर देंगे पूरे गवर्नर पढ़ने के बाद, सहायक संधि हेडिंग देके उससे प्रश्न आपको रहे। तो अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि इसने सहायक संधि को जन्म दिया। इसके समय ही अंग्रेज का साम्राज्य सबसे ज्यादा बढ़ा। कलकत्ता में बिल्कुल सही आंसर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की भी इसने स्थापना किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके समय हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु इसके समय है और इसी के समय बेसिंग की संधि की। ये खुद इसमें हड़प नीति इसको नहीं कहोगे, हड़प नीति अलग है। हड़प नीति डलहौजी का है, ये है कि दस्तखत करो और नहीं तो हम लड़ेंगे, ये चीज। हड़प नीति का मतलब बेटा नहीं है तो तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे, वो डलहौजी की बात चलेगी। तो अभी इसमें हड़प नीति नहीं कर। एक और इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली इस स्वयं को अपने आप को स्वयं को एक बंगाल का शेर भी कहता था कि हम बंगाल का शेर। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बंगाल का शेर किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है कि सर समझ गया बंगाल का शेर किसने कहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। तो अब आपका यह लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया। 1798 सहायक संधि लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली, टीपू सुल्तान की मृत्यु का मतलब हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लॉर्ड वेलेस्ली, बेसिंग की संधि या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली, स्वयं को बंगाल का शेर कहा, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। एक ही बार बना है, करीब हमें लगता है 1798 से लेके और यही 1805 में जैसे ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ इसको वापस बुला लिया गया। यहाँ से यहाँ का पेज इसका है शुरू और लास्ट। 1805 में एक कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ध्यान दीजिए अगला नंबर। तो आपको अभी हमने बताया कि लॉर्ड वेलेस्ली के बाद अगले नंबर की जो बारी होगी वो हो जाएंगे कौन, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, चूंकि आपको मिंटो करके फिर आगे आएगा 1909 जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसीलिए ये मिंटो प्रथम का मतलब हो गया मिंटो एक आए, मिंटो दूसरा भी आए, उसके लिए केवल मिंटो का प्रयोग होगा। मिंटो प्रथम बोलेंगे तो समझना कि वो बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है, केवल मिंटो बोलेंगे तो समझना कि ये वायसराय की बात हो रही है। एक बच्चे लिख रहे बंगाल का शेर नहीं समझा, शेर का मतलब तुम कैसे गांव में दो चार लोगों को पीट दिया तो कहता है गांव के शेर। बस वही चीज ही कह रहा है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, टीपू सुल्तान को मार के ठीक कर दिए, मराठा को ठीक कर दिए, इसको हम हैदराबाद को सही कर दिया, हम शेर। हम जिसके पास जाते हैं डर से गम दस्तखत करता है, हम शेर हो। ये चीज बस उसका सेंस है और कोई शेर का मतलब यहाँ पे पूंछ वाला शेर से मतलब नहीं, शेर मतलब बहादुर और कुछ नहीं। तो देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम जो आप देख रहे हैं, ये मिंटो प्रथम जो आप देख रहे हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बिल्कुल एमहर्स्ट का वो सारा इंपॉर्टेंट रहा नहीं, एमहर्स्ट तो बाद में आएगा ना, एमहर्स्ट बाद में, अभी इसके बाद मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा तब तो लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा। तो लॉर्ड मिंटो में आपको बिल्कुल याद रखिए, बच्चे बिल्कुल सही लिखे हैं, इसने ही सबसे पहले आपको समझाए थे कि 1809 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से इसने अमृतसर की संधि की, अमृतसर की संधि किया। तो आपसे अमृतसर की संधि में याद होगा सतलज नदी के उधर का हिस्सा, पश्चिम का हिस्सा पर अंग्रेज नहीं जाएगा और सतलज नदी से इधर अंग्रेजों को दे दिया गया। ये रणजीत सिंह की बात आप सभी को याद हो। तो आपको लॉर्ड मिंटो में ध्यान रखना है दो बात, एक तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि किया, दूसरा मिंटो में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसी के समय 1813 का चार्टर अधिनियम आया। 1813 का चार्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था इसी चार्टर के द्वारा।
तो इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1813 का चार्टर तो आप कहोगे कि समझ गए लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय आया और 13 में फिर ये खत्म हो, और 1813 में ही फिर जो आए वारेन हेस्टिंग्स के जैसा नाम है, लेकिन नाम हो जाता है इनका लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इसीलिए अगला नंबर जो आएंगे इनका नाम हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके बाद तब एमहर्स्ट और तब विलियम बेंटिक आए। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आप सभी लोग पढ़े हो, नेपाल वाला, बिल्कुल देखो कई बच्चे एकदम तुरंत चैनल पकड़ ली, बिल्कुल सही है, सुगौली की संधि बिल्कुल सही। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही आप सभी को याद है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, और ये आंग्ल नेपाल युद्ध आपको याद है 1814 से 16, और यही आप सभी को याद है 1816 में सुगौली की संधि हुआ। बिल्कुल एकदम सही, देखिए आपका एंटीना एकदम पकड़ रहा है। सुगौली की संधि किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब कई बच्चे का देखिए आ रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817-18 में, बिल्कुल सही आंसर। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में है, और यही 1818 में आपको याद है कि इस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ? तो बिल्कुल एकदम राहुल सिन्हा जी सही आंसर दिए हैं, पिंडारियों का दमन। इस समय यही लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो पिंडारियों का दमन किया था, और यही तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण हुआ था। पिंडारी कौन थे ये आपको समझाए थे कि पिंडारी लूट मार करने वाले मराठा की ही सेना, और इस पिंडारियों का दमन करने वाला यही लॉर्ड हेस्टिंग्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी के समय आपको यह भी समझाए थे कि 18 दमन की बात होगी तो 17, और इसी के समय लड़ाई होगा 1818 में पेशवा पद समाप्त हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पेशवा पद समाप्त हो गया, और यही जो आप देखे कि मराठा जो परिसंघ है सब भंग हो चुका था, और फिर हम लोग ये भी देखे कि जो बाजीराव है उनको शिफ्ट कर दिया गया, कहां? तो कानपुर के हिस्से। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय मराठा और नेपाल की दोनों दिमाग में एकदम सेट रहा। तो एक नजर और हम लोग दे दें तो आपका बिल्कुल क्लियर। लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहना है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, इसी के समय सुगौली की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये अंतिम मराठा युद्ध था, क्योंकि मराठा में 3 सब तो 3 लड़ाई हुई, और इसी युद्ध में मेन कारण इसका था पिंडारियों का दमन करना, और इसी लड़ाई में 1818 में पेशवा पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बाजीराव को हम लोग देखें कि कानपुर में शिफ्ट कर दिया गया, और उन्हीं के दत्तक पुत्र आपको बताए थे नाना साहब थे, जिसको जो डलहौजी है वो आगे इसकी हिस्सेदारी नहीं देगी, और वे 1857 के विद्रोह में भाग गए। तो अब बिल्कुल जगह का नाम एक बच्चे बताया बिच्छूर, बिल्कुल सही आंसर है। बिच्छूर में कानपुर के पास ही जगह था, वही बिच्छूर में ही इनको मेन स्थान दिया। और इसी के बाद अगले नंबर जो आते हैं ये आपको आएंगे लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ये सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि लॉर्ड एमहर्स्ट में ही आपको समझाए थे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। देखो एकदम सही आंसर है, यांडबू की संधि, बिल्कुल सही आंसर। देखो चलो जो उधर पड़े हो बस इधर एकदम पैक करो, दोनों एक साथ एकदम जुटेगा तो आपका एकदम क्लियर। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होगा, आंग्ल बर्मा युद्ध होगा, और यह युद्ध आप जानते हो 1824 से 26 होगा, और यही 1826 में एक संधि है जिस संधि का नाम है यांडबू की संधि। आपसे कभी भी पूछा जाए यांडबू की संधि किसके समय हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड एमहर्स्ट में दूसरी बात हो गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। बस एमहर्स्ट काम कर। और इसके बाद हम लोग देखें मेन अगला नंबर जिनका नाम हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कह रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एम लगाओ एकदम बिल पे एकदम चला जाए तो अपना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये लास्ट हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत सारा काम, शिक्षा पर भी इसने बहुत अच्छा काम किया। आप जानते हो सती प्रथा को इसी ने रोका, लेकिन उसका जो मेन काम रहेगा वो वर्किंग किस रूप में होगा? तो आप जानते हो 1833 के चार्टर के बाद। तो इसीलिए इसको हम लोग मेन जो पढ़ेंगे, एक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, और एक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो ये सभी, चाहे वो ठग प्रथा हो, सती प्रथा हो, नरबली प्रथा हो, बहुत सारी बात हम लोग इस पे करेंगे। इस पे शिक्षा की व्यवस्था की बात होगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक इंपॉर्टेंट है, और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो यहाँ से टॉपिक बदलेगा भारत का गवर्नर जनरल, उसमें हम लोग इसकी फिर स्टडी करेंगे, यहीं से चलेगा। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सभी लोग को एक बार बढ़िया से इतना देख के तैयार रहना। हम पहले क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही से जो अभी तुम पढ़ा, सिर्फ इतना ही से हम लोग पिछले क्लास में बंगाल के गवर्नर एकदम देखो आपको जो लॉक की है सब लिखा हुआ है, कब से कब तक कौन है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे।
ये पूरा बढ़िया से एक बार देख लोगे और हम क्या करेंगे, अगले दिन आपको इतना से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का एक टेस्ट ले लेंगे, सिर्फ इतना ही से, तो दिमाग में आपका इतना एकदम बैठ जाए। तो भारत के गवर्नर जनरल और फिर भारत के वायसराय 2 दिन और पढ़ाएंगे तो एकदम आपका लगेगा कि एकदम फिट हो गया। एक चीज ध्यान रखना, 25 में कम से कम 20 प्लस नंबर लाना है, क्योंकि सिर्फ इतना ही से टेस्ट होगा, सिर्फ इतना ही से टेस्ट होगा। तो 25 में 20 प्लस सिर्फ बंगाल के गवर्नर और सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल और बाकी जो ऊपर बताए, जो बस इसी से 25 क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट में एकदम बिल्कुल 25 में 25 तो बहुत अच्छी बात होगी। अब जल्दी बताओ, यह टेस्ट ऐप पर ले ले या कल इसी समय पढ़ाने के दौरान साफ ले लेंगे, जैसे बोलिए ऐप पर या लाइव में, दोनों आप जैसे कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में केवल है कि इसमें ऐप मतलब टेलीग्राम, इसमें ऐप नहीं, टेलीग्राम पर रोबोटिक होगा तो उसमें आप देखोगे, नहीं तो फिर लाइव में कहोगे तो लाइव में, दोनों में जैसा इच्छा। लाइव में ही है, ज्यादा बच्चे लाइव ही लिख रहे हैं, चलिए तो लाइव ही ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं, तो कल ऐसा करते हैं, कल लाइव में हम लोग टेस्ट भी ले लेते हैं और कल 1833 से लेकर के और 1858 तक एक भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी। उसके बाद तो वायसराय हो जाएगा, तो बहुत कम आएंगे, तो कल पहले इसको पढ़ा लेंगे, 15 मिनट में ये हो जाएगा और उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, दोनों काम कल हो जाएगा। कल आप दोनों काम कर लेंगे, कल भारत के गवर्नर जनरल हो जाएगा 33 से 58 और बाकी उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो कल यही करते हैं, चलिए बहुत सुंदर। और कल तैयार रहिए आप लोग, 25 क्वेश्चन एकदम इसमें दे, एकदम लगना चाहिए कि हाँ एक एक बच्चे एकदम सही बना।